नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और तकरीबन 30 घंटे बीत चुके हैं। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग में कहीं कोई कमी यहां पर आती हुई नजर नहीं आ रही है। तो उल्टे आपको बता दें, यहां पर ये हमले जो है ये और भी ज्यादा गंभीर होते जा रहा है, भयावह होते जा रहा है। अमेरिका इजराइल की जुगलबंदी ने ईरान को कई ऐसी क्षति पहुंचाई है जिसकी वजह से इसका कोई भी भरपाई नहीं हो पाता। लेकिन ईरान ने भी अब कई ऐसी चोट दी है जो कि यकीनन अमेरिका और इजराइल को बहुत ही खुले तौर पर समझ आ रहा है। आइए सबसे पहले वॉर में अब तक की 7 बड़ी घटनाओं और उनसे जो 7 सवाल पैदा होते हैं वो आपको बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यही है कि 7 बड़ी घटना क्या हुई। पहला सवाल यह है, यूएस इजराइल ने सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या कर दी। ईरान में सुप्रीम लीडर का सिस्टम बदलेगा, ये बड़ा सवाल। वहीं मिडिल ईस्ट के देशों में टकराव और सैन्य खेमेबंदी है। नतीजा यह है कि लंबे समय तक सब लोग इसको भुगतेंगे। ईरान ने एक साथ कई अमेरिकी ठिकानों पर यहां पर हमला बोला है, जिसके बाद आपको बता दें, देखिए किस तरह से एक के बाद एक ईरान से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की जा रही थी यूएस को, लेकिन यहां पर ईरान लगातार कार्रवाई कर रहा है। युद्ध में यूरोपीय देशों की कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। क्या यूरोप लगातार अमेरिका से दूर हो रहा है, ये भी सवाल है। एक तरफ ईरान, दूसरी ओर यूएस समेत तमाम मोर्चों पर ये लोग हैं। हार कर भी युद्ध को जीता हुआ कहला रहा है ईरान, ये सवाल उठता है। रूस और चीन, तुर्की इसकी निंदा से आगे नहीं बढ़ रहे। क्या ईरान को बैकडोर से मदद मिल रही है? यूएन की कोई सुनता नहीं है, कहीं से पहल हो नहीं रही है। इस युद्ध को आखिर कौन खत्म करवाएगा, ये सबसे बड़े सवाल है। और आज आप देखिए, लगातार जी न्यूज इस बड़ी कवरेज पर आपको एक एक जानकारी दे रहा है। और सीधे आपको तेहरान की खबर आपको बताते हैं। वहां पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक हुई है, वहां पर मिसाइल दागे गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है तेहरान से जुड़ी हुई। तेहरान लगातार दहल रहा है, ताबड़तोड़ स्ट्राइक वहां पर हो रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। वहां पर कई हमले से तेहरान में धुएं का गुबार दिख रहा है। एक एक करके सारी तस्वीरें सामने आ रही है जो जी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। 30 घंटे हो चुके हैं इस जंग को शुरू हुए। इस जंग का खात्मा कब होगा, इस जंग का अंत कब होगा, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन फिलहाल देखिए, ये तेहरान सुलगता धधकता धुएं के बीच, धुएं के काले गुबार के बीच, ये ईरान की राजधानी की तस्वीर देखिए, ये तेहरान की तस्वीर देखिए। क्या इस वक्त हालत है तेहरान की। अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें लगातार वहां पर गिर रही हैं, एक के बाद एक कई सारी मिसाइलों से स्ट्राइक वहां पर हुई है। और उसके बाद तेहरान की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। खास तौर पर ईरान के जो सैन्य प्रतिष्ठान है, ईरान के सैन्य ठिकाने हैं, उन सबको टारगेट कर रहा है अमेरिका। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, तो ये ब्रेकिंग है। ईरान के F4 F5 जेट पर ये अटैक किया गया है। हमले के लिए तैयार थे ये जेट, लेकिन उससे पहले ही इसे तबाह कर दिया गया। F4 और F5 जेट, हालांकि ईरान का वायुसेना या अगर उसके नेवल की बात करें तो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो उड़ान भरे उसे पहले ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को ऐसे इनपुट्स मिले थे कि अब ये यहां से उड़ान भरेंगे और अब सीधे सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि अब फाइटर जेट का एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल ईरान करने वाला है। इससे पहले कि वो इस्तेमाल करता है, ये देखिए तस्वीरों में, ये सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं जहां पर ये एयरबेस है और वहां पर खड़े ये उसके विमान है F4 F5, ये जेट लड़ाकू विमान। और ये देखिए कैसे उसे तबाह किया गया, एकदम बिल्कुल पिन पॉइंटेड वहां पर मिसाइल गिरी है और उस देखिए उस एयरक्राफ्ट का नामो निशान मिट गया। यानी कि बिल्कुल सटीक हमले इजराइल और अमेरिका कर रहा है। इससे पहले आज दोपहर में बड़ी खबर आई थी, ईरान के नेवल बेस पर अच्छा खासा नुकसान अमेरिका और इजराइल ने पहुंचाया है। चले अपने मेहमानों से आपको जल्दी से मिलवा देते हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों से हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। रमेश पाटीदार जी जुड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, ये हमारे साथ बहरीन से लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ धीरज कौल जी जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव त्यागी जी एनालिस्ट हैं, लंदन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बी बेंजामिन, ये बिजनेसमैन है, इजराइल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुबिंदर सचदेवा सर हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। और रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार सर डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ हैं। और रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर महेंद्र सिंह चीन के एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं रमेश पाटीदार जी आपके पास आ रहा हूं। बहरीन की जरा स्थिति बताइए हमें, क्या इस वक्त हालात वहां पर, क्या हमले अभी भी हो रहे हैं या रुके हैं?
नमस्कार सभी को। एक्चुअली बहरीन में अभी मॉर्निंग में 7:30 को कुछ हमले हुए थे, उसके बाद में कोई अटैक नहीं। यहाँ पर पूर्णतया यहाँ पर शांति है। एंड बहरीन में एज सच ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर बहरीन के अंदर, बहरीन में यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से मतलब सारे इवन इवाकुएशन शेल्टर्स बना रखे हैं, जिसमें करीबन मोर देन 2 लाख पीपल कैन एकोमोडेट। यहाँ पर टाइम टू टाइम सायरन बज जाते हैं। यदि कोई भी ऐसा कोई भी अटैक होने के तो उससे पहले ही जस्ट सायरन बज जाते हैं, और जैसे क्लियर हो जाता है तो ऑल क्लियर का सायरन अलग बज जाता है। अपने मोबाइल के अंदर अलर्ट आ जाता है, एक सायरन मोबाइल के अंदर ही सायरन बज जाता है इसके अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर बहरीन में एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। सेकेंडली, हम यहाँ पर बहरीन के अंदर अपना जो भारतीय दूतावास है बहुत एक्टिव है। हर कोई मतलब कोई एडवाइजरी है, इवन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर बोले ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर 3.5 लाख इंडियन लोग हैं, मोर देन 3.5 लाख हैं, तो उन्होंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी एक की जगह दो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कर रखे हैं। ऑल आर सपोर्टिव। सो मतलब यहाँ पर किसी टाइप का ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। ठीक है, धीरज कौल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। न्यूयॉर्क से हमारे साथ धीरज कौल जी जुड़े हुए हैं। धीरज कौल जी, क्या आपको लग रहा है कि इस युद्ध के अंत की घोषणा बहुत जल्द होगी, या आपको लग रहा है कि इसका अभी लंबा विस्तार है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपके दर्शकों और पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, हम इस टॉपिक पे काफ़ी देर से बात करते आए हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करेंटली जो वर्ल्ड में टर्मोइल है, अनसर्टेनिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग एआई रिलेटेड जॉब लॉस, उसके ऊपर अगर ऐसा एक युद्ध शुरू हो जाए, 2 युद्ध ऑलरेडी आपको दिख ही रहे हैं कहाँ पे है, तो ये किस दिशा में दुनिया को ले जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट एरिया। और मैं होप कर रहा था कि खुमैनी जी अपने आप ही स्टेप डाउन करके पीसफुल मेजर से उनको एक तरीके का प्रोटेक्शन मिले और साइड पे हो जाए और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही इज बीन किल्ड, जिससे मुझे लग रहा है कि दुनिया भर में बहुत बड़ी शांति की संभावना और बढ़ गई है, स्पेशली क्योंकि वो शिया लोगों के लीडर माने जाते थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, इजराइल को बहुत बड़ा थ्रेट था, पहले से हम इस बात को जानते हैं। खुमैनी जी के साथ और आईआरजीसी के साथ उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, और बार बार जो हमारी निगोसिएशन ट्रंप सरकार की हो रही थी यहाँ पे, और मैं न्यूयॉर्क बेस्ड हूँ और पेंसिल्वेनिया में भी है, और वो स्विंग स्टेट थी, और ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में क्लियरली बोला था कि अगर आप ऐसे थ्रेट देंगे कि हम अमेरिका को खत्म कर देंगे, हम इजराइल को खत्म कर देंगे, वी विल नेवर टॉलरेट इट, विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस इफ यू इलेक्ट मी। और उन्होंने उसी के ऊपर चला। और अभी 4 दिन पहले जो उनका भाषण आया था, उसमें क्लियरली उन्होंने बोला कि ये टॉक्स जो हो रही हैं, दिस इज रनिंग आउट पेशेंट, अगर कुछ नहीं हुआ तो हमें कुछ छोटा मोटा कुछ करना पड़ेगा। और मैं इस बात को बहुत पहले से बोलता आया हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की एक्शन दिखेगा, बूट्स ऑन द ग्राउंड हमें नहीं दिख रहा। उनकी इंस्टॉलेशंस, उनके एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को गिराया जाएगा, और मंडे मॉर्निंग जब आप देखेंगे, ईरान की स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल क्रैश दिखेगी, और तेल $150 प्रति बैरल जिस हिसाब से हमें दिख रहा है जाने की पूरी संभावना है, और गोल्ड $6000 प्रति आउंस नेक्स्ट वीक। क्योंकि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जुड़ा हूं और एआई मेरा सेक्टर है, तो ये बहुत अनसर्टन एरिया। ये नए पॉइंट की तरफ आपने इशारा किया है, तेल के दाम बढ़ेंगे, और आपने कहा कि सोने के भी भाव, गोल्ड के भाव भी बढ़ सकते हैं। आपने इसके आर्थिक पहलू को आपने टच कर दिया है। मैं रविंदर सचदेवा सर आपसे जानना चाहूंगा, लोगों के मन में अब सवाल है कि अमेरिका जो चाहता था, क्या उसे उसने हासिल कर लिया? अमेरिका रिजिम चेंज चाहता था, खामनेई को ही खत्म कर दिया। अब जो दूसरा आएगा उत्तराधिकारी, क्या वो अमेरिका का पपेट होगा, या फिर उस अभी ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही है, लोग वहां पर समर्थन में निकल आए खामनेई के? ओह यस, देखिए, अमेरिका ने डेफिनेटली बहुत बड़ा सेटबैक दिया ईरान को, बहुत बड़ा धक्का है रजीम को, इस्लामिक इनकी अथॉरिटी को। पर ये नहीं कि रजीम चेंज हो गई, अंग्रेजी का एक वर्ड है पिग्मी हो जाना, जी, छोटा हो जाना। तो जो रजीम है इसको एक तरह से पिग्मीआइज कर दिया है। बट आई थिंक आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रीडर हो सकता है। इस समय 2 तरीके की रेस मुझे दिख रही हैं। एक रेस है कि इजराइल और अमेरिका मिलके कितनी जल्दी कितना सारा नुकसान पहुंचा सकते हैं तेहरान पर, ईरान में, ताकि ईरान की रजीम खत्म हो जाए, जो बात हो रही है, और जनता सड़कों पे आए, और चेंज होने का नया। और दूसरी तरफ रेस ये चलेगी अब, ईरान कितनी जल्दी कितने सारे अरब देशों में टारगेट्स को हिट कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस जंग में अमेरिका ने सिर्फ खामनेई को मारा है, तो ऐसा नहीं है। आपको बताते हैं कि ईरान के सबसे बड़े 8 चेहरे जो पिछले 30 घंटों में मारे गए हैं, उन चेहरों को हम आपको बताते हैं। अयातुल्लाह अली खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी मौत हो चुकी है। अजीज नासिर जादे, ये ईरान के रक्षा मंत्री है, यानी कि सुप्रीम लीडर और रक्षा मंत्री दोनों खत्म हो चुके हैं। मोहम्मद बागेरी, सशस्त्र बलों के, ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख थे, वो भी मारे जा चुके हैं। अली शमखानी, खामनेई के सुरक्षा सलाहकार और बेहद खास थे,
हुसैन जबाल अमेरिकन आर्म्स डेवलपमेंट से जुड़े टॉप अफसर थे। और आपको बताते हैं मोहम्मद पाकपुर ये IRGC के कमांडर थे। इनके अलावा एक और नाम है, सातवां नाम रेजा मुजाफरी। ये आर्म्स डेवलपमेंट में इनका टॉप रोल था, अहम इनकी भूमिका थी। आठवां नाम है साले असादी, वरिष्ठ खुफिया अधिकारी। इनकी भी मौत हो चुकी है। यानी कि सिर्फ खामनेई नहीं बल्कि रक्षा मंत्री और उनके टॉप कमांडर्स को अमेरिका ने हिट करके खत्म कर दिया है। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ओमान की खाड़ी में ईरान ने अटैक किया है। ईरान ने तेल टैंकर को टारगेट किया है। हमले के बाद तेल टैंकर में आग लग गई है। ये देखिए तस्वीरें, ये ओमान की खाड़ी से आई तस्वीर है जहां पर ईरान ने तेल के टैंकर को तबाह किया है। ये देखिए सीधे एक मिसाइल यहां पर हिट करता है तेल के टैंकर को और उसके बाद तेल का टैंकर फट जाता है। आग का गोला और आसमान में उठता ये काले धुएं का गुबार। अमेरिका चुन चुन कर पहले ईरान के नेवल बेस को, उसके बाद उसके एयर बेस को तबाह कर रहा है। तो ईरान भी बिल्कुल सटीक हमने देखा कल से लगातार अब तक अमेरिकन एयर बेस मिडिल ईस्ट में वो काफी हद तक नुकसान पहुंचा चुका है। एक बात प्रत्युष बहुत क्लियर है कि ईरान लगातार डाइवर्जनरी फ्लैंक्स लेके नई नई जगह पर अपनी जगह ढूंढ रहा है, चाहे वो नॉर्थ में साइप्रस हो, चाहे वो जो इलाका हो ओमान की खाड़ी का, चाहे वो हॉर्मुज को बंद कर रहा हो माइनिंग करके। और ये रिहर्सल है एक तरह से, समुद्र की लड़ाई जब आप देख रहे हो तो ये रिहर्सल है कि उसके बगल में ही 150 किलोमीटर पर USS अब्राहम लिंकन और अल्ब्रुक क्लास के डिस्ट्रॉयर्स खड़े हैं। तो ये आप समझ लो कि ओमान की खाड़ी में सेलेक्टिव स्ट्राइक ऑन अमेरिकन इंटरेस्ट टारगेट्स, जो उनकी ऑयल ले जा रहा हो या उनके फ्लैग के हिसाब से जा रहा हो, तो उसको उन्होंने टारगेट करके ये साबित किया है कि हम वहां भी अपनी मिसाइल्स दागेंगे और उसको भी प्रभावित करेंगे। तो सेलेक्टिव स्ट्राइक करेंगे, अपॉर्चुन टारगेट पे करेंगे, समुद्र तक हम ले जाएंगे मिसाइल्स को। और दूसरी तरफ साइप्रस में अटैक कर दे रहा है ब्रिटिश के जो सैनिक है वहां, क्योंकि साइप्रस और UAE दोनों हेक्सागन के सदस्य बनने वाले थे, जैसा इजरायल के प्रधानमंत्री ने न्योता दिया था। अश्विनी श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ जुड़े हुए। अश्विनी श्रीवास्तव सर, आपको क्या लग रहा है, कितना लंबा चलेगा ये? और देखो प्रत्युत, लड़ाई तो ये लंबी चलेगी क्योंकि इसकी 2-3 वजह हैं। एक तो ये सच्चाई है कि ये इट इज़ अ फाइट बिटवीन अनइक्वल, क्योंकि अमेरिका और जो इजराइल है उसकी सुपरमेसी है एयर पावर में, एयर डिफेंस में और टेक्नोलॉजी में, साइबर वारफेयर में। मोसाद और CIA के जो एजेंट हैं वो ईरान के अंदर पहले ही 6 महीने पहले इन्फिल्ट्रेट कर चुके। मगर हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ईरान है उसकी कमजोरियां, एक उसके पास एयर डिफेंस अच्छा नहीं है, एयर पावर नहीं है, मगर उसकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो उसके मिसाइल का जावेड़ा है। 2500 से 3000 के करीब उसके मिसाइल हैं और शाही ड्रोन से लेके एक से एक बेहतरीन ड्रोन है। तो ये सोचे कि ईरान जो है जल्दी ही हाथ खड़े कर देगा, उसकी लीडरशिप खत्म हो गई है, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी तब भी उसके टॉप साइंटिस्ट और मिलिट्री कमांडर मारे गए थे। अगर आप देखें अभी जब ये आयतुल्लाह अल खमैनी मारे गए हैं तो जो इनके इंटरिम सुप्रीम लीडर को पहले नियुक्त कर दिया, IRGC का कमांडर भी नियुक्त हो गया है, डिफेंस मिनिस्टर मुझे लगता है अभी वो आजकल में कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई इसलिए लंबी चलेगी क्योंकि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड तो कभी करेगा नहीं, और अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा तो रेजिम चेंज करना बहुत मुश्किल है। और अब ईरान क्या करेगा? ईरान ने लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के तबरीज में इजराइल ने हमला बोला है। तबरीज एयरपोर्ट को टारगेट किया है, एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला किया गया ईरान के तबरीज एयरपोर्ट को। ये देखिए ईरान का ये तबरीज एयरपोर्ट है जहां पर मिसाइल से इजराइल ने हमला किया है। और हमले के बाद का मंजर क्या है, आप तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। एयरपोर्ट को हिट किया है एक मिसाइल ने और उसके बाद देखिए वहां पर जो विस्फोट हुआ है उसी की ये तस्वीर है। हमारे साथ प्रोफेसर महेंद्र सिंह चीन एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर महेंद्र सिंह, एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, क्या हो गया चीन को, क्या हो गया रूस को, क्यों नहीं आए ये साथ में, सिर्फ निंदा करके काम चला लिया? देखिए, निश्चित रूप से ये पहले दिन से साफ है कि चीन कूटनीतिक और आर्थिक रूप से ईरान का सहयोग करेगा, लेकिन सीधे चीन कभी भी अमेरिका से टकराने का कार्य नहीं करेगा। हाँ, चीन डुअल यूज टेक्नोलॉजीज
या बाकी रक्षा उपकरण से परोक्ष रूप से ईरान की निश्चित रूप से मदद करेगा और इसकी पूरी संभावना है, लेकिन खुलकर वो कभी भी चीन सीधे टकराव नहीं करेगा। और ऐसे में क्योंकि ईरानियन जो ड्रोन्स हैं, ईरान ने उसको रूस की भी मदद की थी रूस यूक्रेन युद्ध के समय में, तो ईरान को ये उम्मीद है कि रूस और चीन खुलकर युद्ध में उसके साथ भले न खड़े हों, लेकिन आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से, रक्षा उपकरणों से निश्चित रूप से ईरान की वो मदद बात कही कि भले वो खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन वो रक्षा तकनीकों से, उपकरणों से और हथियारों से मदद कर सकता है। और अगर वो मदद करेगा, जिसकी दरकार इस वक्त ईरान को है, तब तो ये लंबा युद्ध चलेगा। मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। आईडीएफ ने हमले का एक लेटेस्ट वीडियो, ताजा वीडियो जारी कर दिया। ईरान पर अटैक का ये वीडियो है। बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान में हमला किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, ये ताजा वीडियो है ईरान पर इजरायली हमले का, और ये वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। और शायद ये बताने की कोशिश है कि देखिए, इजरायली हमले ईरान पर रुकेंगे नहीं। जो बात नेतन्याहू कह रहे हैं, जो बात ट्रंप कह रहे हैं कि इसकी भारी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है और इजराइल पर अटैक किया, और साथ ही जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेस है आर्मी के, उन सबको हिट किया है। तो उसके बाद अब ये इजराइल की तरफ से ये आपको तबाही दिख रही है ईरान के अंदर। रविंदर सचदेवा सर, ये ईरान के कौन कौन से एरियाज हैं, क्योंकि ये सबको पता है 2500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा है। कितने ड्रोन्स हैं ईरान के पास, ये कोई नहीं जानता। लगातार बौछार हो रही है। किस पिन पॉइंट पर इजराइल और अमेरिका मारेगा, जिसके बाद ईरान धीरे धीरे करके शांत होगा? तो एब्सोल्युटली आपने वही आंसर आप ही के क्वेश्चन में है। जहाँ पर इनके वेयर हाउस हैं, जहाँ स्टोरेज है, जहाँ फैक्ट्रीज हैं, जो ड्रोन्स बनते हैं, बनाते हैं, उनके कंपोनेंट्स कहाँ से आते हैं। याद है कुछ समय पहले एक दिखाया जा रहा था, अंडरग्राउंड टनल है, वहाँ पे पूरे इनके ड्रोन्स पड़े हैं जी। तो इन सब की मोस्ट प्रॉब्ली हाईली लाइकली अमेरिका इजराइल को लोकेशंस पता है। 90% की तो होंगी, 5-10% शायद ना हो, बट मेजोरिटी की इनकी लोकेशंस पता होंगी। उन पे हमले होने होंगे, हो ही रहे होंगे, क्योंकि इनको एक तो उनका वो सप्लाई बंद करना है, सारा प्रोडक्शन। ठीक है, अभी 2000 है, 2500 है, मारते रहे इजराइल पे। बाय द वे, तभी मैं कह रहा हूँ ईरान को इजराइल पे इस समय हमले करके ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो सारे उनका एयर डिफेंस रोक रहा है जी। ईरान इस समय ज़्यादा मार रहा है इधर गल्फ स्टेट्स पे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर टारगेट्स है, डिस्टेंस भी पास है। ऐसे में शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, अलग अलग टाइप के ड्रोन्स, तो ये जो इलाकों को जितना ज़्यादा ये डैमेज करेगा ईरान, उतनी जल्दी शायद ट्रंप को ये देश, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, एमिराती, कतर का एमिर, ये सब बोलेंगे ट्रंप को कि आप रुको, क्योंकि नहीं तो हम जलने जा रहे हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि ये देश बोलेंगे कि अगर आप इस युद्ध को लंबा चलने देंगे तो उसका नुकसान मिडिल ईस्ट के इन देशों को होगा, क्योंकि ईरान अपने हमले रोकने वाला नहीं है। बी बेंजामिन जी भी हमारे साथ इस वक्त इजराइल से जुड़ चुके हैं। बी बेंजामिन जी, इजराइल में ईरानी हमले लगातार जारी हैं अभी भी, या कुछ देर के लिए रुके हैं? इनस्टेट करता हूं, जो टेक्निकल एरियाज थे यूएस ने पिक किए थे, इजराइल ने पिक किए थे, उनकी लिस्ट भी वो जारी कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से लेकर, स्टोरेज से लेके, रिफाइनरी से लेके। और मैं आपको ही बताना चाहूंगा, मेरे बहुत सारे मित्र ईरान से आते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग, पीस लविंग है, और वो सिक एंड टायर्ड थे इस रिजीम से। दे वांट अपॉर्चुनिटीज फॉर ईरानियन यूथ। और ईरानियन यूथ और जेनजी और मिलेनियल्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था पीछे, जिसमें हजारों लोगों को शूट डाउन कर दिया गया आईआरजीसी के द्वारा, और दसियों हजारों को इस टाइम जेल में रखा है, उनका भी एक तरीके से उनके खिलाफ भी कानून इंसाफ होगा। और मुझे ये दिख रहा है कि ऊपर की रिजीम को छोड़ दीजिए, ऑन ग्राउंड, ऑन द बॉटम, लॉन्ग टर्म मुझे लगता है पब्लिक इज सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस रिजीम और इसको वेलकम करेगी। और ट्रंप के स्टेटमेंट में भी ये क्लियरली उन्होंने बोला कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू कम आउट। शायद ऐसी उम्मीद दोबारा ना मिले। लेकिन एक पॉइंट मैं बोलूंगा, इस टाइम आप देख रहे हैं जो भी अटैक्स गल्फ की कंट्रीज पे हो रहे हैं, दिस इज डेस्परेशन। और डेस्परेशन में वो ईरान का ही नुकसान कर रहे हैं कि वो शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो जाए, और साथ में एक अलग ही तरीके की वॉर ना क्रिएट हो जाए इन गल्फ कंट्रीज की ईरान के खिलाफ। भूलिए मत, ईरान हमेशा स्पॉन्सर करता आया है टेररिज्म अगेंस्ट दीज कंट्रीज, अगेंस्ट सऊदी, और इस पूरे जंग में देखिए जितने भी प्रॉक्सीज खड़े किए ईरान, सिर्फ और सिर्फ वही उनके समर्थन में, और कोई खुलकर नहीं आ रहा है। चीन और रूस दूर से बैठकर सिर्फ निंदा कर रहे हैं। बी बेंजामिन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए इजराइल से। बी बेंजामिन सर, इजराइल की इस वक्त क्या स्थिति है? क्या अभी भी
तमाम सिविलियंस को, नागरिकों को कहा गया कि आप बंकर में ही रहें। अलार्म अभी भी सायरन वहां पर बज रहे हैं, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कतर की राजधानी दोहा में ईरान ने अटैक किया है। दोहा में मिसाइल अटैक से वहां पर तबाही मची है। मिसाइल अटैक के बाद वहां पर धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया है। ये दोहा की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये मिसाइल अटैक की तस्वीर देखिए, कतर की राजधानी में ये ईरानी अटैक है। जो बात यहां पर रविंदर सर बार बार कह रहे थे कि ट्रंप को ये गल्फ कंट्रीज बोलेंगे कि अगर आप इस युद्ध को, इस जंग को तुरंत नहीं रोकेंगे तो नुकसान गल्फ कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट को, इन देशों को हो रहा है, क्योंकि ईरान लगातार पास के इन देशों को टारगेट कर रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कल तक मामला अमेरिकी सैन्य बेस पर था, लेकिन अब कई सिविलियंस इलाके हैं जहां पर उनके मिसाइल्स और ड्रोन जाकर के गिर रहे हैं। तो यह एक बड़ी चिंता का सबब है श्याम सर। बिल्कुल चिंता का सबब है, बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए कि कंटेन करे किस तरह से वो, क्योंकि ये सारे के सारे उसके दोस्त हैं और लंबे समय से प्रॉस्पेरिटी के कारण उनके साथ बंधे हुए हैं। और ये यूरोपियन कंट्रीज को, विश्व की इकोनॉमी को, और एक तरह से फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, एयर स्पेस क्लोज करना, लोगों का फंसना और यूनाइटेड नेशन में गुहार, ये सब उसी का नतीजा है कि ईरान इस चाहता है कि इसको जितना से ज़्यादा डाइवर्जेंट कर सके, साइप्रस जाए, ओमान की खाड़ी जाए और ये 8 गल्फ के कटरी को तंग करता रहे, ताकि ध्यान पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे आए। अमेरिका को थोड़ी दिक्कत हो, ये लिवरेज है, पूरा का पूरा ईरान लिवरेज ले रहा है। रमेश पाटीदार सर लगातार जुड़े हुए मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। रमेश पाटीदार सर, क्या मिडिल ईस्ट, अगर यह जंग 3 से 4 दिन और चलती है और ईरान के लगातार मिसाइल्स वहां पर गिरते हैं, इन कंट्रीज पर, बिजनेस सेंटर्स पर, बुर्ज खलीफा के पास आपने देखा होगा ड्रोन गुजर रहा था, हालांकि उसे नष्ट कर दिया गया, क्या आपको लगता है कि वो कहेंगे ट्रंप से कि अब बस कीजिए, रोक दीजिए, हमें नुकसान हो रहा है? यहाँ पर पूरे मिडिल ईस्ट में जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं उससे सारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। इवन हमारे यहाँ पर भी वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया हमने, एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी अलर्ट है कि आप जैसे जहाँ जैसे सायरन बजते हैं तो आप बाहर नहीं निकल सकते हो। अभी 2 मिनट पहले सायरन बजा अभी जस्ट, और यहाँ पर आवाजें भी आई है यहाँ पर यूँ, तो ऑब्वियसली बिजनेस का इफेक्ट तो आएगा ही, और आने वाले समय में इसका जैसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा इसका बिजनेस का। जी बिल्कुल। अब देखते हैं कि अमेरिका के वो कौन से 5 बड़े ठिकाने थे जहां पर ईरान ने बड़ा अटैक किया, बड़ा हमला किया है। यूएस के 5 ठिकाने, अल उदैद एयरबेस ये कतर में है, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अमेरिकी बेस इसे कहा जाता है। अल सलेम एयरबेस ये कुवैत में, अमेरिकी एयर ऑपरेशन का इसे सेंटर पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा अल दाफरा एयरबेस यूएई में, अमेरिका और गठबंधन सैनिक यहां पर तैनात है। यूएस ने भी 5th फ्लीट यहां पर है, हेडक्वार्टर है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का मुख्यालय, ब्रिटिश सैन्य बेस साइप्रस में है, रॉयल एयरफोर्स का ठिकाना है, उसे भी हिट किया गया है। और कई जगह से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बिल्कुल सटीक जाकर के मिसाइल गिरे हैं। एक तरीके से शायद अमेरिका को भी इसका अनुमान था रविंदर सर कि ये इतने नुकसान तो हमें झेलने होंगे, ये अमेरिका भी जान रहा था। डेफिनेटली, और तभी आपको ध्यान होगा पिछले कई हफ्तों से ये हो रहा था, अमेरिका वेट कर रहा था क्योंकि वो पेट्रियट मिसाइल्स की डिफेंस बैटरीज लगा रहा था अपने एयर बेसिस के आसपास, थार्ड सिस्टम का करना था, तो उन्हें एक्सपेक्टेड तो था शायद इंश्योरेंस के हिसाब से, पर शायद इतना ये जो ईरान ने कर दिया एक तरह का गुगली है, गेम चेंजर है ये। देखिए मिडिल ईस्ट के इन देशों में, दुबई में आज तक कभी कोई बम गिरा है? नहीं गिरा, जब से देश पैदा हुए हैं मॉडर्न लाइफ में, कतर में, बहरीन में। लेकिन दुबई में तो सर मिसाइल गिरे, ये मैं कह रहा हूं अभी तक नहीं गिरे थे ना, तो ये मिडिल ईस्ट में पहली बार हो रहा है, हिस्टोरिक हो रहा है ये, और एक नया नॉर्मल सा बन सकता है। कि तभी मैं कह रहा हूं ईरान के पास छोटे मोटे ड्रोन्स की काफी तादाद है, मैन्युफैक्चरिंग भी, अगर वो इसी रास्ते चलता गया, अव्वल तेजी से करे अभी, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अमेरिकन इंटरेस्ट है, केवल आर्मी बेसिस नहीं, अमेरिकन एम्बेसीज है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स है, ट्रंप का इंटरनेशनल होटल है दुबई में, ट्रंप का गोल्फ कोर्स है दुबई में, ऑयल कंपनीज है अमेरिकन, शेवरॉन, एक्सॉन एंड फिलिप्स, कोनोको, उनके अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कुवैत में इत्यादि। ये टिपिकल इनके आसपास एयर डिफेंस वो थोड़ी हर एक पे आयरन डोम नहीं होगा ना जी। तो ये टारगेट्स हैं, ईरान अगर एग्रेसिवली करे वो हमें देखना। अश्विनी श्रीवास्तव सर, मिसाइल सिटी ईरान में, आपको याद होगा कि जून के इस वक्त भी जब न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को अमेरिका टारगेट कर रहा था, 21 दिन तक बंकर में चले गए थे खामनेई, कहां थे किसी को पता नहीं चला। कहते हैं इतना बड़ा टनल है, इतनी बड़ी सुरंग है, मिसाइल सिटी बाकायदा वहां पर बना रखी है, किसी को पता नहीं कि उसके अंदर कितने हथियार हैं। क्या अमेरिका इस बार वहां तक पहुंच पाएगा? टारगेट तो वही है ना कि सब कुछ मतलब मूल रूप से नाश कर दे।
देखो, ये परतूत समझना पड़ेगा। इस बार जब अमेरिका और इजराइल आए हैं तो ये बड़े सोच समझ के आए हैं, और इस बार उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा है। और उनके जो एजेंट थे CIA के और मोसाद के, वो पिन पॉइंटेड इनको टारगेट दे रहे हैं। तो इस बार इनका मेन एम होगा कि पूरा का पूरा इसका जमावड़ा है जो मिसाइल का, उसको ख़त्म करें, इसकी कैपेबिलिटी मिसाइल बनाने की इसको तोड़े। उसके बाद न्यूक्लियर फैसिलिटी जो हैं उसको इतना बर्बाद कर दें कि आने वाले 10 साल तक जो ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ये है कि मनोबल तोड़ा जाए, IRGC को टारगेट किया जाए, इसकी पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया जाए और मिलिट्री लीडरशिप को। और मुझे लगता है इस चीज के लिए काफी हद तक हो सकता है। मगर एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ईरान क्या कर सकता है। ईरान 3 चीजें करता है। ईरान ने रीजनल वार कर दिया है। ये जब इसने स्ट्राइक किया है, ये बाकी जो मिडिल बेस पे, ये रीजनल वार की तरफ, इससे क्या होगा? ईरान ने आसपास के मुल्कों को इसलिए टारगेट किया कि अमेरिका पर दबाव पड़ सके। इजराइल पर हमले का एक नया वीडियो भी सामने आ गया। इजराइल पर फिर से मिसाइलों की बौछार हुई है। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दाग दी हैं। इजराइल ने मिसाइलों को हालांकि तबाह कर दिया। ईरानी मिसाइल हवा में मार गिरा है। लेकिन अब ये देखिए, इतने सारे मिसाइल दागना, यानी कि एक दिन के अंदर ऐसा लग रहा है कि 200 से 300 मिसाइलें ईरान दाग रहा है, शायद उससे भी ज्यादा। क्योंकि हमने देखा था कि एक जगह, एक शहर में लगभग 20 से 30 मिसाइल। और अगर इजराइल में इतने ज्यादा मिसाइल वो दाग रहा है, फायर कर रहा है, तो शायद इसे इंटरसेप्ट करना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 100% मुमकिन नहीं होगा। और ईरान पर एक और नए हमले की तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, इराक पर ईरान का ये नया हमला है। इराक पर मिसाइलें दागी है ईरान ने। आवाज सुनिए आप। हालांकि एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल अब किया जा रहा है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए अमेरिका ने ईरान के एयरबेस को उड़ाया है, एयरक्राफ्ट को खत्म किया है। हालांकि अमेरिका की कोशिश ईरान के सिस्टम को बदलने की है, लेकिन ईरान में अब तक बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम लीडर खामनेई की जगह कौन लेगा, कौन आएगा। आपको बताते हैं, खामनेई के बेटे उत्तराधिकारी हो सकते हैं। जो सबसे ज्यादा नाम इस वक्त चल रहा है वो है मुस्तबा खामनेई का। पिता की जगह पिछले 2 साल से उन्हीं का नाम लगातार चल रहा है। 2024 में खामनेई ने मुस्तबा को एक तरीके से जिम्मेदारी सौंपी थी, हालांकि ऑफिशियल ऐलान नहीं किया था। तब ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई उस वक्त बीमार चल रहे थे। आखिरी फैसला देश के 88 मौलवी करेंगे। ईरान में सुप्रीम लीडर को रहबर कहते हैं। रहबर का मतलब होता है कि राह दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला। सुप्रीम लीडर ही ईरान में सबसे ताकतवर है, जैसे कि खामनेई थे। और खामनेई के बाद अगला रहबर कौन होगा, यह इस वक्त बड़ा सवाल है। क्या आपको लग रहा है कि श्याम सर, वो मुस्तबा खामनेई हो सकते हैं? देखिए, जैसी रिपोर्ट आ रही है, मेरे ख्याल से ये आयतुल्ला आरफी को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। हाँ। और वो भी है, वाइस चांसलर रह चुके हैं, आइडियोलॉजिकली वो सेम है, इनके करीब रह चुके हैं। तो जो रिपोर्ट है वो सही है या गलत मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे बता रहे हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि उनको सुप्रीम लीडर बना दिया गया है और ये उस परिवार से संबंध डायरेक्टली नहीं रखते। रविंद्र सर इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? रविंद्र सर, आई थिंक यस, श्याम जी जो कह रहे हैं मोरलेस यही है। एक इंटरिम कमेटी बनाई गई है जो कि नेक्स्ट आयतुल्ला चुनेगी। उसमें अराफी जो 88 मेंबर इनकी जो मजलिस है मौलवीज की, उसके वो वाइस चेयरमैन भी है। तो एक इनको नॉमिनेट किया गया उस कमेटी में। एक है जो प्रेसिडेंट है फिलहाल ईरान का, और एक है जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। अब ये तीनों मिलकर के नेक्स्ट अपॉइंट करेंगे। जी, ये टेम्परेरी व्यवस्था है। ये टेम्परेरी व्यवस्था है, लेकिन ये लग रहा है कि वो चाह रहे हैं अब ये नेक्स्ट को सिलेक्ट इलेक्ट जो भी परिवार से बाहर की बात हो रही है जहां तक लग रहा है, और वो चाह रहे हैं कि कोई ग्रीन रूम में ऐसा टॉक हो, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मुझे मालूम है कि कौन नेक्स्ट बनना चाहिए और मैं उसका नाम भी जानता हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, ऐसा ट्रंप ने कहा है। तो वही के कोई लोग हैं, क्योंकि पहलवी की पहल तो अभी फिलहाल कहीं से दिख नहीं रही और इसके बारे में कोई बात। हालांकि 2 लाख लोग वहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जो सिया विस्थापित हैं लॉस एंजल्स में, जो पहलवी के साथ हैं, तो वहां भी अपना तरीका चल रहा है। पहलवी की भूमिका इसमें क्या होगी?
वो प्रिंस है और वहां के प्रिंस रह चुके हैं और कुछ समर्थन तो उनको है, बाहर से समर्थन है, और 79 तक उनका राज था, उनके पिता का राज था, तो एक तरह से उनका नाम भी काफी चल रहा था, लेकिन यहां तो मामला कुछ और लग रहा है। देखिए ये जो रजा पहलवी है, यही तो जड़ है इस प्रॉब्लम के। 53 में अच्छी खासी सरकार थी, इलेक्टेड थी ईरान की, अमेरिका ने आकर के उसको गिरवाया, मरवाया और शाह को, उसके फादर को बिठवा दिया, ऑयल एसेट सारे ले लिए, पैसे कमाते रहे। वहां की अवाम तभी तो रेवल करी, तभी तो रेवोल्यूशन आया। और शाह ऑफ ईरान की बाय द वे सीक्रेट पुलिस भी कोई बड़ी जेंटल नहीं थी, बहुत ही खूंखार थी, सवाक। ओके, उनको लोग तरस हुए, तभी रेवोल्यूशन आया। अब ठीक है, अब ये जो वक्त आ रहा है, अब शाह पहलवी का बेटा वहां अमेरिका में बैठा है, कितना हुक्मरानी को सपोर्ट मिलेगा कह नहीं सकते, बट वो खुद इसमें इस जंग से जुड़े कुछ और एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स क्या है वो भी जल्दी से हम अपने दर्शकों को बताते हैं। इजराइल ईरान जंग का दुनिया पर क्या असर होगा? तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया। तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। महंगाई भड़कने का यानी कि बढ़ने का खतरा भी है। तेल के दाम बढ़े तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ महंगा होता जाएगा। पूरे मिडिल ईस्ट पर संकट है, जैसे ईरान लगातार एक के बाद एक मिसाइल्स दाग रहा है। लेबनान यमन तक युद्ध फैल सकता है। लेबनान से तस्वीर आई थी जहां पर देखा हमने कि वो खामनेई के समर्थन में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूएस एम्बेसी पर अटैक कर रहे हैं। शेयर मार्केट में, सबसे अहम, शेयर मार्केट में गिरावट आ सकती है, यानी कि बाजार भी डोल सकता है। सोने चांदी की कीमत बढ़ सकती है, जैसा कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उन्होंने बताया, धीरज कौल जी, उन्होंने कहा सोना चांदी यानी सोना गोल्ड महंगा हो सकता है। तेल जो है इसकी कीमत जो है यह आसमान छू सकती है। एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। ईरान के मिसाइल हमले में भारी तबाही हुई है इस वक्त। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर है। इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ अटैक है। ईरान के मिसाइल हमले में वहां पर तबाही मची है इजराइल में। ये देखिए इजरायली इलाका जिस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ईरान का इलाका नहीं है, ये इजरायली इलाका है जहां पर ईरानी मिसाइल्स गिर रहे हैं, बरस रहे हैं। वहां पर जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है बिल्कुल पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। काफी देर से धीरज कौल सर कुछ कहना चाह रहे हैं। धीरज सर बोले। देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये जो वॉर एस्केलेट हो रही है रीजन में, इससे अगर सऊदी इन्वोक हुआ, क्योंकि सऊदी की स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है, इसको मत भूलिए, उसमें F-15 जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, ऑन द ग्राउंड ट्रूप्स उनके 2 लाख हैं। यूएई को भी आप हल्का मत समझिए, लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम सभी उन्हें हमने हार्ड डिफेंस सिस्टम भी डिलीवर किया है सऊदी को। अगर वो इन्वोक हुए, क्योंकि उनके साथ उनका 36 का आंकड़ा बहुत पहले से चल रहा है, तो ये वॉर एस्केलेट होगी और जल्दी खत्म होगी। और जो आपने बात करी, मैं आपको 3 नाम तो मैं ही बता सकता हूँ आपको, ऐसे लोगों के जो ईरान में इस टाइम मौजूद हैं, और ये सीक्रेट नहीं है, सोशल मीडिया, क्योंकि मेरे तकरीबन हजारों लोग हैं अमेरिकन बेस्ड जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। जो आपने प्रिंस की बात कही, उनकी पॉपुलैरिटी से ज्यादा उन लोगों की है जो इस टाइम ईरान में बैठे हैं, जिन्होंने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। वो यूथ है, इंजीनियर है, एक तो इंजीनियर है, एक मेडिकल प्रोफेशन से आते हैं, 54 ईयर ओल्ड है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा इस टाइम। लोग तो उनका ग्राउंड पे उनको इस टाइम डिटेक्ट कर रहे हैं, मुसाद उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो अभी भी इजराइल में है, और वहां का जो सोशल मीडिया है वो इस टाइम, अगर आप जानते हैं, स्पेस एक्स जो कि स्पेस की ऑर्गेनाइजेशन है इलॉन मस्क की, उन्होंने भी उनको इंटरनेट प्रोवाइड किया है, तो उसके थ्रू चल रहा है। और कुछ साइबर जैम्स चलते हैं ईरान के थ्रू। ये लंबी कन्वर्सेशन हो जाएगी, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ग्राउंड पे ईरान में बहुत केपेबल लोग हैं जो उसको लीड करेंगे, और मास मूवमेंट के थ्रू होगा। ये मत भूलिए कि 2.5 लाख की IRGC जो उधर जो बैठी हुई है, उनके जर्नल्स को भी इंसाफ दिलाया जाएगा। इसीलिए ये लड़ाई थोड़ी आगे छिड़ेगी, लेकिन मेरे को पूरा उम्मीद है, मुझे फेथ यानी कि अभी तुरंत सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आ सकता। अमेरिका के मुताबिक वहां पर रिजीम चेंज नहीं हो सकता। जो भी उत्तराधिकारी बनेगा वो अमेरिका के इशारे पर नहीं चल सकता, जो इस वक्त सिनेरियो इस वक्त नजर आ रहा है।